नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रही हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में व्यवस्थागत विचार की कड़ी को और मजबूत करने के लिए संघ के अहम चेहरे सभी जुटे हुए हैं। इसी कवायद को और आगे बढ़ाते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद की श्रेणी से जुड़ेंगे। दरअसल 5 दिनों में मोहन भागवत प्रमुख संतों, धर्माचार्यों, मंदिर प्रमुख के शरण में रहेंगे, उनकी अपेक्षाएं समझेंगे और संघ के अभियानों से अवगत कराएंगे। यूपी का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में इस समय धर्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा मुखर है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अंतिम चरण में है और जनवरी में मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी तय हो गई है। इस पृष्ठभूमि में संघ प्रमुख का धर्माचार्यों का संवाद अहम माना जा रहा है। राम मंदिर संघ का कोर एजेंडा रहा है और उसकी वैचारिकी की जमीन पर खड़ी बीजेपी के राजनीतिक उदय का आधार भी रहा है। 2024 के चुनाव में भी उपलब्धि मंचों से मुखर रहेगी। मिशन 2024 से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले का यूपी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सूबे में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसके चलते कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। बीजेपी की लगातार 2 बार से सत्ता पर काबिज होने में यूपी का अहम रोल रहा है। ऐसे में आरएसएस किसी भी सूरत में यूपी को लेकर राजनीतिक रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। संघ ने अपना फोकस यूपी पर बढ़ा दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर वाराणसी से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी की एक रिपोर्ट देखें। मिशन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सरकार और अब आरएसएस यानी संघ ने भी कमर कस ली है। जी आपको बता दें कि संघ के आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का बनारस काशी प्रांत में 5 दिवसीय प्रवास का प्रस्तावित कार्यक्रम है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को मोहन भागवत काशी आएंगे। उसके बाद 19 तारीख को वो गाजीपुर के हथियार मठ जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं तो 20 तारीख को मोहन भागवत मिर्जापुर के चुनार स्थित स्वामी अड़गड़ानंद आश्रम में जाएंगे और 21 की बात करें तो 21 को मिर्जापुर में ही स्वामी देवराहा बाबा के आश्रम में मोहन भागवत जाएंगे। और हम 22 तारीख की बात करें तो 22 में बनारस के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में जितने भी जो धार्मिक स्थल है वहां के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वो एक बैठक भी करेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए भाजपा सरकार के साथ साथ अब संघ ने भी कमर कस ली है और उसका साफ जो है संदेश जाता है। जिस तरीके से मोहन भागवत का काशी प्रांत में जो दौरा लग रहा है, जो दौरा प्रस्तावित है, उसको देखते हुए बिल्कुल कहा सकता है कि संघ ने कमर कस ली है कि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए लग जाना है और केंद्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। अब देखना यह होगा कि संघ जिस तरीके से कवायद कर रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो मोहन भागवत अलग अलग जिलों में भेंट और मुलाकात करेंगे। भागवत 18 जुलाई को काशी पहुंचेंगे और 19 जुलाई को वो गाजीपुर के जखनिया में हथियाराम मठ जाएंगे, जहां महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी से उनकी मुलाकात होगी। और 20 जुलाई को मिर्जापुर के चुनार में स्वामी के आश्रम में आशीर्वाद लेंगे और 21 जुलाई को संघ प्रमुख देवराहा बाबा के आश्रम में देवराहा हंस बाबा का सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो वहीं 22 जुलाई को भागवत काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मंदिरों के व्यवस्थापकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों संग बैठक करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी से संवाददाता के पास चलते हैं। संवाददाता इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज आपके पास आएंगे। आरएसएस का प्लान 2024 के लिए तो तैयार हो गया है, लेकिन उनका कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है वो जरा आपसे जानना चाहूंगी और कितना महत्वपूर्ण है मोहन भागवत का ये कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। देखिए बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से आरएसएस ने जो है कमर कस ली है अब 2000 मिशन 2024 को देखते हुए, उसी क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
काशी प्रांत का जो 5 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम है, काशी प्रांत के प्रवास के दौरान मोहन भागवत मिर्जापुर, चुनार, गाजीपुर की जो दौरे पे रहेंगे। आपको बता दें कि 18 जुलाई को काशी में उनका आगमन होगा और 19 जुलाई की बात करें तो 19 जुलाई को गाजीपुर के हथियार नाम मठ हो जाएंगे। वहां पे जो है वहां के जो धर्माचार्य हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, उनके संग उनकी बैठक होगी, बातचीत होगी। हम 20 जुलाई की बात करें तो 20 जुलाई को मिर्जापुर के चुनार में स्वामी अड़गड़ानंद जी का आश्रम है, वहां पे जाएंगे। स्वामी अड़गड़ानंद जी से उनके संग उनकी बैठक है। और हम अगर 21 जुलाई की बात करें तो 21 जुलाई को मिर्जापुर के देवराहा बाबा आश्रम में जाएंगे, वहां के जो पीठाधीश्वर हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और वही अगर हम 22 जुलाई की बात करें तो 22 जुलाई को एक प्रमुख बैठक, जो बनारस के जो प्रमुख जो मंदिर हैं उनके जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उनके साथ रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में उनकी बैठक होगी। तो कुल मिलाकर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है मोहन भागवत का। जिस तरीके से आरएसएस हमेशा कमर कसती है और इस बार भी 2024 को देखते हुए आरएसएस ने कमर कस लिया, खुद इसका जो है बीड़ा उठाया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। जी ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि 2024 के लिए आरएसएस ने प्लान तैयार कर दिया और मोहन भागवत का ये दौरा अपने आप में कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है जिसमें डॉक्टर विजय खैरा, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। चंचल कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनिल शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। सत्येंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि आरएसएस का प्लान 2024 के लिए तैयार हो गया है और उसी को देखते हुए ये जो दौरा है जिसमें काशी और तमाम ऐसे साधु संत हैं जिनसे मुलाकात जो है मोहन भागवत करने वाली है, 2024 के लिहाज से कितना है इसे माने? देखिए, आरएसएस अपने जो ये 100 साल पूरे हो रहे हैं उसमें ये अपनी मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भागवत जी का प्रोग्राम होता है आरएसएस की, अगर उनका दौरा जो है वो पहले से निर्धारित होता है। ये एक अलग बात है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और उसके मद्देनजर डेफिनेटली बहुत सारे नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और आगे की रणनीतियों पर वो काम करेंगे। तो वो लखनऊ और लखनऊ के आस जो बाकी जिले हैं वहाँ पर वो जा रहे हैं और जितने भी सामाजिक और राजनीतिक हालात हैं उनको देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेजेंट बॉडी है। बीजेपी 1980 में आई थी, लेकिन जो प्रेजेंट बॉडी है वो संघ है और करीबन 100 साल की उसने अपना तपस्या किया है। इसका अब नतीजा हमें दिखता है कि कई राज्यों में और केंद्र में सरकार बनी। तो वो ऐसे नहीं है, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है, बहुत मेहनत की है, ग्राम स्तर तक वो पहुंचे हैं। अलग अलग उनकी इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारे उनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग भारतीय है, जैसे आप संस्कार भारतीय, विज्ञान भारतीय, जैसे कई संगठन है जो अपने स्तर पर काम करते हैं। तो ये जो 5 दिन में जो यूपी में वो रहेंगे वो सामाजिक और राजनीतिक हालात को समझेंगे, क्योंकि 2024 का इलेक्शन सत्येंद्र जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं उसके बाद लौटती हूँ आपके पास। अनिल शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, उनके पास चलते हैं। अनिल शर्मा जी, अगर हम आरएसएस और बीजेपी को देखें तो उनकी तरफ से तैयारियां तो बहुत तेज कर दी गई है, खास फोकस काशी पर नजर आ रहा है। ऐसे में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो किस हद तक कांग्रेस की तैयारियां हैं 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि यूपी में हर दिन के साथ राजनीति बदलती है और यूपी के जो 80 लोकसभा सीटें हैं वो 2024 में बहुत बड़े मायने रखती है। अनिल शर्मा जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी, मुझसे सवाल है? हाँ जी, हाँ जी। ममता जी, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो काली करतूतें हैं लोगों के सामने हैं। आज संतों के शरण में जाने के लिए मोहन भागवत जी तैयार हैं। जनता की शरण में कब जाएंगे इसका स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुखर होती है कि जनता की पार्टी है, लेकिन उसकी मदर पार्टी जो मालिक है वो आरएसएस है। भाजपा कहती है कि हम जो है चौकीदार हैं, तो हमारा स्वामी आरएसएस है या अडानी कंपनी है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया उसमें थोड़ी सी बात प्रकाश करना चाहूंगा। एक तो सामाजिक सद्भाव ऐसा क्यों है
कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है, समाज में डर का माहौल पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर मुसलमानों को भी बांटने का काम कर रही है। ऐसा आखिर क्यों कर रही है? देखिए, दूसरी बात है, महिला, दलितों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री मौन है। इधर बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बेटी को न्याय की गुहार लगाते प्रधानमंत्री चुप हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब गरीब होते जा रहे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं, चुप हैं। किसानों को उनकी आय दुगनी नहीं हुई, MSP की कोई गारंटी नहीं। कोरोना काल में 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से बीजेपी सरकार बच रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 9 साल में हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनसे बिल्कुल बचना चाहती है। बार बार कट रहा था, मिला रहे तो बाट ठीक है अनिल शर्मा जी, हो गया आपकी बात? पासपोर्ट मिला रहा था। ठीक है, आप बोलिए अपनी बात। कांग्रेस की रही बात, कांग्रेस के चुनाव की बात, कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ संगठन पर जोर दे रही है। संगठन में पहले भी मैं आपको बता दूं, संगठन सृजन के नाम पर पूरे प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में एक एक बूथ पर वोटों के लिए जनता के बीच में जाकर बूथ पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम संगठन ने किया। राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव। अनिल शर्मा जी, आप तो ये जानते होंगे लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। और इस दौरान भी अगर मैं बात करूं, प्रियंका गांधी का कोई दौरा अभी तक उत्तर प्रदेश में हालिया मुझे नजर नहीं आया। राहुल गांधी अभी तक नजर नहीं आए, बाकी वो अन्य राज्यों में जरूर जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर क्यों नहीं आखिर कांग्रेस काम करना चाहती है? क्या वो विधानसभा के अपने रिजल्ट से साफ तौर पर ये समझ गई है कि हाँ, लोकसभा चुनाव में अधिक मेहनत हम यहाँ ना करें, हम अन्य राज्यों में करें तो बेहतर होगा? प्रियंका जी का दौरा नहीं लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, क्या हम लोग क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जा रहे, कि कांग्रेस के और नेता नहीं जा रहे? तमाम नेताओं की जिम्मेदारियां डिवाइड हो रही है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बैजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में अभी हाल में मीटिंगें हुई हैं, उन मीटिंगों में कार्यभार की जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव कई जनपदों में जाकर अलग अलग जगह पर 9 साल 9 सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और कांग्रेस जनों के बीच में बैठक करके उनको निर्देशन दे चुके हैं। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि अगर वरिष्ठ नेताओं का आना इतना जरूरी नहीं है, जो संगठन ऑलरेडी है, जो लोग ऑलरेडी हैं, अगर वही कांग्रेस को पूरी तरीके से चला सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इससे अच्छी बात और कौन होगी? लेकिन हाँ, अगर आपके जो सीनियर लीडर है वो उत्तर प्रदेश पर थोड़ा फोकस करेंगे तो और बेहतर कांग्रेस की मजबूती हो सकती है। लौटती हूँ आपके पास इस पर सवाल के साथ, लेकिन डॉक्टर विजय खेरा इस वक्त हमारे साथ नेता बीजेपी से जुड़ गई है। डॉक्टर विजय खेरा जी, जैसे लोकसभा चुनाव का नजदीक आने लगा समय, काशी पर फोकस होने लग गया, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे होने लग गए, बीजेपी खुद से चुनाव प्रचार शायद कम कर पा रही थी या मोहन भागवत का दौरा लगाना जरूरी पड़ गया, क्या माने? जी, सवाल आपने सुना मेरा विजय खेरा जी? हाँ, पहला सवाल सुन लिया मैंने आपसे। हाँ, आरएसएस के दौरे बढ़ गए, और क्या बोला? ठीक है, मैंने यही बोला कि भारतीय जनता पार्टी क्या खुद में कम पड़ गई है, नेता कम पड़ गई है कि अब मोहन भागवत जी का दौरा भी लगाया गया है, ठीक उस समय में वो भी काशी पर साधु संतों के साथ मुलाकात हो रही है और लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक, आप जानते ही है। बाकी पहली बात तो है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ये तो भूल जाइए। रहा नेता का सवाल, तो हमारे यहाँ न नेताओं की कमी है, वर्कर्स की कमी है। दूसरी बात, आरएसएस का जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या इनकार कर रहे थे हम? आरएसएस के दौरे होंगे, हमने कब मना किया? हमारी और आरएसएस की एक विचारधारा निश्चित रूप से एक है कि हम राष्ट्रवादी हैं। हम सबके लिए, आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबसे पहले हमारी राष्ट्रवाद है, राष्ट्र प्रेम है, उसके बाद राजनीति है। दूसरी पार्टी के लिए सबसे पहले राजनीति है, राष्ट्र जाए भाड़ में, चीन के साथ मिल जाएंगे, उंगली उठा लो आप चीन से। आज चीन के एम्बेसडर के साथ आधी रात को बैठे थे राहुल गांधी, और सवेरे मना कर दिया, हम तो मिले ही नहीं। जब चीन का निकल गया ना उसका वहां का इंफॉर्मेशन सेंटर से कि रात को आए थे राहुल गांधी मिलने एम्बेसडर से, तब हाँ बोला उन्होंने, तो सफेद झूठ बोला था।
तो इनके फर्क में और ये फर्क है, हमें तो प्रधानमंत्री जो 2020 में क्लीन चिट दे चुके हैं चीन को, ये भी आपको सारी मालूम है। दुनिया ने देखा जनाब जो कि जब राहुल से गांधी चीन हमारी आज जमीन पर आपको कब्जा करे मिलने बैठी गए है। थे राजदूत से चाइना के, और उन्होंने सवेरे पूछा तो मना कर दिया, हम नहीं गए। ऐसा झूठ, ऐसा झूठ। और सवेरे आ गया उनका इन्फॉर्मेशन चाइना से कि हमसे मिलने गए थे, तब बोले हाँ हम गए थे मिलने। क्यों गए थे, क्या गए थे, कोई पूछ नहीं सकता उनसे। तो ये मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए जहां तक कांग्रेस, वो कांग्रेस थी जिसने आजादी दिलाई, वो अलग थी। अब जो कांग्रेस है ये बिल्कुल भ्रष्ट और राष्ट्रवाद से अलग कांग्रेस है। ये तो इनकी बात का जवाब हुआ। दूसरी, हमारे यहाँ के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो भी आरएसएस में रहे हैं, प्रधानमंत्री आरएसएस में रहे हैं, उनको चुना है जनता ने। नितिन गडकरी आरएसएस में रहे हैं, जनता ने उनको चुना है, वो बार बार चुन रही, 5-5 लाख वोट से जीतते हैं गडकरी जी। तो ये जहां तक सवाल है, ये तो भूल जाइए। भागवत जी का जहां तक सवाल है, उन्हें मालूम है कि राष्ट्र हित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही साथ सकती है। कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी कभी भी राष्ट्र में ना तो एकता में विश्वास रखती है, न राष्ट्र को उत्थान और विकास में विश्वास रखती है। कुर्सी से आगे उनकी सोच नहीं है। इसलिए भागवत जी जब भी चुनाव होंगे, अगर वो जाते हैं जनता को समझाने या अपने संगठन को नहीं, मजबूत करने जनता या को अपने समझाने संगठन नहीं को जा रहे हैं कहने ना विजय कि आप खेरा जी, भारतीय जनता यही पार्टी तो की बात मदद करो, कांग्रेस तो उठा इसमें रही क्या है नहीं है। कि विजय खेरा जी, कांग्रेस का साफ तौर पर यह सवाल है कि जनता के बीच में कब जाएंगे मोहन भागवत। मोहन भागवत तो जा रहे हैं साधु संतों के बीच में, काशी में जा रही हैं, आश्रमों में जा रही हैं, मठों में जा रही हैं, साधु संतों से मुलाकात कर रही हैं। जनता की समस्याएं कब सुनेंगे? मोहन भागवत जी राजनीति नहीं करते। आरएसएस राजनीतिक संस्था नहीं है। हमने आपसे पहले कहा है कि राष्ट्रवादी संस्था है, राष्ट्र प्रेम पे आधारित है। तो उनको जहां भी राष्ट्र दिखाई होगा वो वहां जाएंगे। और दूसरी, हिंदू संस्कृति को जिंदा रखना, हमारे जो पुराने मापदंड है, जो हमारी संस्कृति है, हम उन सबको जिंदा रखना उनका कर्तव्य है। जिसको मुगलों ने कुचल दिया था, जिसको अंग्रेजों ने कुचल दिया था, उसको जिंदा रखना उनका कर्तव्य है। सनातन धर्म को बचाना उनका कर्तव्य है। ये सवाल नहीं है कि कोई हम दूसरे धर्मों से हमको कोई चिढ़ है, लेकिन हम सबको समान दृष्टि से एक निगाह से देखेंगे। और ये लोग देखते हैं इनको दो निगाह से, वोट के आधार पर बांट के देखेंगे ये लोग। वो हम नहीं कर सकते, भागवत जी नहीं कर सकते। आरएसएस ने प्रमाण किया है। जब पंडित नेहरू थे, कश्मीर में हमला हुआ था कबालियों का, तब भी पूरी आरएसएस गई थी, उसकी प्रशंसा की गई थी, कांग्रेस ने की थी, नेहरू जी ने की थी, उन्हें बुलाया गया था। तो जब जब मुसीबत आती है तब ये सब भूल जाते हैं किसकी पार्टी का शासन है, किसका राज है। उन्हें सिर्फ राष्ट्र से मतलब है। अब चुनाव आएंगे, जाएंगे, उसमें क्या है, उनका संगठन है, उनका संगठन जिसकी चाहे मदद करे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं तो करते हैं। ठीक है चंचल कुमार जी, अब आपके पास आती हूँ। समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस तरीके से कार्य कर रही है? क्योंकि बीते दिनों तो हमने देखा था अखिलेश यादव काफी एक्टिव हुए थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व की राह पकड़ी थी, लेकिन अभी बीच में वो जो तीसरा मोर्चा है, कहीं वो उसमें फंसकर तो नहीं रहने वाले हैं? वो भी अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है और उसके बाद वो अभी एक्टिव भी नजर नहीं आ रहे। बीते दिनों तो काफी दौरे अखिलेश यादव ने किए। क्या स्टैंड है, कहां पर है समाजवादी पार्टी, किस तरीके से तैयारी कर रही है, क्या संगठन की मजबूती को लेकर काम हो रहा है? देखिए ममता जी, आज समाजवादी पार्टी हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार जो है समाज संगठन से लेकर के सारे सिस्टम को लेकर के लगातार लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि प्रत्याशियों की भी चर्चा हो रही है, कौन प्रत्याशी होंगे, गठबंधन को लेकर के भी चर्चा बकायदा है। और मैं आपको बताऊं, आज जो हाल ये है, आज हम जो इस पर डिबेट कर रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, आज पूरे प्रदेश, पूरे देश में आपने देखा होगा जिस तरीके से साधु संत, नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं, हर कोई नाराज। और ये मैं आपको बताऊं कि जो आरएसएस का एक इन्होंने इंटरनल सर्वे कराया था कि देश में जो है अब जो मोदी ब्रांड और जो है मंदिर, ये दोनों चीजें काम नहीं आने वाले हैं। इसलिए जो है इसके लेकर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। इसलिए आरएसएस लगातार लगी हुई है कि चुनाव हार रहे हैं 2024 का, इसलिए साधु संतों को मनाने में लगे हुए। साधु संत नाराज हैं, नौजवान नाराज है, किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है और महिलाएं नाराज हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछले दिनों महंगाई, भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, अभी हमारे बीजेपी का प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि राष्ट्र प्रेम, इनका राष्ट्र प्रेम ऐसा है अडानी और अंबानी को लेकर के। आप देखिए जिस तरीके से अडानी की जो है कंपनी में, सेल कंपनी द्वारा तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए लगा दिया गया केवल एक सवाल पूछने पे, पूरे संसद भवन को चलने नहीं दिया इन लोगों ने। ये इनका राष्ट्र प्रेम है। आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक झंडा नहीं फहराया, ये इनका राष्ट्र प्रेम है, इनका ही राष्ट्रवाद है। और ये वही लोग हैं जो केवल और केवल चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है
कि इनके जो भी ये वादे करके जनता के बीच में आए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे किसानों के आधुनिकीकरण की बात हो, 2022 तक गंगा सफाई की बात हो, 2022 तक गरीब को पक्का मकान की बात हो, आदर्श ग्राम हो, चाहे स्मार्ट शहर हो। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे अरोड़ा जी बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या ये बताएं क्या आज इनके आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग क्या चर्चा करना चाहते हैं इन सब चीजों के ऊपर? नहीं करते। तो ये इनका राष्ट्रवाद ऐसा है कि अडानी अंबानी को आगे बढ़ा दो। तो इंटरनली जो बात आ रही है कि आरएसएस के लोग भी मोदी से नाराज थे, इसलिए जो है आदरणीय भागवत साहब लगातार पूरे देश में साधु संतों को मनाने में लगे हुए हैं कि नहीं, हम जो है उनको भी मनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर विजय खेरा जी। जब बीजेपी को डर सता रहा है तो उन्होंने मोहन भागवत को उतार दिया है आगे की रणनीति तैयार करने के लिए, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। डॉक्टर विजय खेरा, ममता जी, हेलो डॉक्टर विजय खेरा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। समाजवादी पार्टी का ये साफ तौर पर आरोप है कि जब बीजेपी को डर सताने लगा 2024 का तो उन्होंने मोहन भागवत को उतार दिया और अब कहा है कि कमान आरएसएस के साथ चलेगी। जी, हमको तो डर सताता है, चुनाव आता है तो इम्तिहान है ये हमारा, जनता के सामने हमें अपनी बातें ले जाना होगा। इसमें इसका क्या सवाल है? हमको डर सता, हमें तो 5 साल डर सताता है कि जल्दी से जल्दी तेज विकास कर लें हम। हमने रिकॉर्ड कायम कर दिया, गडकरी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, उसमें नंबर 2 हमने मार्क बना दिए। हमें तो चिंता रहती है यार, डर सताता है कि हम जनता से बोल के आए वो पूरा करना चाहिए। पूरे 5 साल सता रहा था। अगर एक खुश है इस बात से तो खुश रहिए, आपको डर नहीं सताता तो ममता जी मुझे लगता है शायद हमारे विजय जी जो है गडकरी साहब का नाम 2-3 बार ले लिए हैं, बीजेपी के उनके ऊपर कार्रवाई कर दे। समय नहीं जो है, आदरणीय मोदी जी अभी साग उठे हैं, हो सकता है इनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाए। लगातार 3-4 अभी नहीं है। मैं आपके इस तरीके से गडकरी साहब को अपराधियों का समय नहीं है, खुद दिखाने में लगे हुए हैं। चुप बैठ रहे हैं। करना चाहता हूँ आपसे छोटा सा। ठीक है, आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो मेरे को भी ये समझ नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है। ठीक है, आनंद शर्मा जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैं एक सवाल करना चाहता हूं आदरणीय खेड़ा जी से। हाँ। राष्ट्र प्रेम भारतीय जनता पार्टी करती है, बाकी सब राष्ट्रद्रोह करते हैं, तो ये इनका राष्ट्र प्रेम कब से जागा? ये तो पार्टी जिस दिन पैदा हुई, आज आपने देखे, एक सेकंड आपने देख लिया ना, आपने क्या क्या किया। अभी भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अमेरिका में जाकर बदनामी की और यहाँ आके फिर फैलाया। ऐसा करना गलत। कांग्रेस अध्यक्ष अमेरिका कब गए? नहीं है, अरे आपने फिर वो रायता फैलाया, पर कुछ होगा नहीं इससे। नहीं, आप ये बताइए आपका खुद का राष्ट्र प्रेम कब जागा? आप खुश होते हैं अगर आदरणीय खेड़ा साहब, ठीक है आनंद शर्मा जी, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, आपने एक सवाल पूछा, आप जवाब ले लीजिए, तभी ये सुनाई देगा वो बोलना क्या चाह रहे हैं, उनकी आवाज ऐसी स्पष्ट है। राष्ट्र प्रेम से कांग्रेस पार्टी तो कहाँ चली गई है? आपका राष्ट्र प्रेम कब जागेगा? अब रोम प्रेम छोड़ दीजिए, राष्ट्र प्रेम पे आ जाइए। अब आपके अंदर राष्ट्र प्रेम कब जागा? ममता जी कांग्रेस में थे, ममता जी को 30 सेकंड होगा मेरा सवाल, ठीक है विजय जी ले ले। ममता जी को 30 सेकंड। ठीक है चंचल जी, फटाफट आप सवाल पूछिए, उसके बाद मुझे सत्येंद्र जी के पास जाना है, जल्दी। आज मैंने बताया ना कि जब इनको लगा कि हमारा जो सर्वे आया है इंटरनल, उसमें मोदी ब्रांड और मंदिर और इस सारी चीज नहीं चल पा रही, जो काम तो किया नहीं इन्होंने, इसलिए इन्होंने यीशु की बात कर रहे हैं। आज जो है कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले लोग हैं कि हमेशा बांटो। और मैं इनका डंका बजने की बात आता हूँ, जो विदेश, अभी आदरणीय मोदी जी विदेश गए थे, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाने के बाद उन्होंने क्या हुआ कि 5 राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया गया कि आप बाहर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। डंका बज रहा है, घंटा बज रहा है। और पूछिए पूरे देश को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, आप समझने की जरूरत है। आज अगर आदमी देखिए तो 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है। आज एजुकेशन महंगी हो गई है। आज जो हमारे IIM और BTech और जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले थे IIT के बच्चे, उनकी फीसें 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। जो यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़े उनकी फीसें 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। आम आदमी के शिक्षा को दूर किया जा रहा है। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी ला करके गरीबों के जो बच्चों को, ये चाहते नहीं कि बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस पर जवाब ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सत्येंद्र जी के पास चलती हूँ। ठीक है चंचल जी, सत्येंद्र जी, ये जो विवाद सामने आ रहा है, जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि मोहन भागवत को ऐसे समय पर जमीन पर आकर साधु संतों से मुलाकात करना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है, इस वजह से हो रहा है, या फिर ये मुलाकात के मायने? ठीक है चंचल कुमार जी, सत्येंद्र जी आप जवाब दीजिए। देखिए, अभी बड़े अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए गए, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं।
सभी वरिष्ठ हैं, सभी जानकार हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उतारे गए, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो चुनाव के एंड पहले इनका राष्ट्रप्रेम जागता है या ये जनता के बीच में भागवत जी जाएंगे, तो बड़े बड़े नेताओं से केवल वो मिल रहे हैं, बाकियों से कैसे क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि इस बार जो भागवत जी आएंगे वो जितने भी दलित बंधु जाति हैं उनके बीच में सक्रियता को जरूर कहीं ना कहीं देखा जाएगा और उनसे भी उनका एक संवाद होगा, ऐसा ही कहीं ना कहीं मेरे को जानकारी मिल रही है। तो जो विस्तारक है, जो इनके प्रचारक हैं, वो दलित बस्तियों में भी जाएंगे और उनके जो न्याय पंचायत है उनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि जो शाखा का विस्तार जहां तक नहीं पहुंच पाया है वहां तक पहुंचेगा। तो इनका एक बड़ा एक वो है कि हर न्याय पंचायत में शाखा का विस्तार हो। तो ये एक दूरदर्शी कहीं ना कहीं कार्यक्रम है चलिए और इसी ठीक है, हिसाब से एक वो दौरे आगे के बढ़ रहे कई हैं। मायने हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आरएसएस का 2024 का प्लान जो है वो तैयार हो गया है। अब इसे जमीन पर किस तरीके से उकेरा जाएगा आने वाले समय में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो रहा है, फौरन लौटते हैं।